वेलकम वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम जो है आपको कहानी के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नई कहानी आपको सुनाएंगे। अभी तक हमने आपको सुनाया, कहानी का सफर हमने शुरू किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आईन है, जो हमारा संविधान है, वो कहां से शुरू हुआ था। हमने आपको कहानी में समझाया और बेहतरीन अंदाज से बताया कि मियाँ कहानी की शुरुआत कॉलोनियल फेज से हुई है। 1773 से 1946 तक जितने भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की सीरीज थी, उन सभी सीरीज की वजह से हमारा आज का प्रेजेंट डे का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वजूद में आ गया है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत यह है, पूरी दुनिया में सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसके बाद भी आपको बताऊं मैं, सबसे पहला एक्ट जो आया था वो हमारा चार्टर नहीं, बल्कि हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था। ये पहला एक्ट आया था। उसके बाद दूसरा एक्ट कौन सा आया? पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा आया था बोलो बच्चों? पिट्स इंडिया एक्ट। किस डेट क्या है? 1784 में आया था। पहला कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ, मिलके बोलो ना आप भी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पहला आया। दूसरा आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद तीसरा आया चार्टर एक्ट। कौन सा आया? 1813 का आया। फिर एक चार्टर एक्ट आया 1833 का आया। फिर 20 साल जोड़ो, चार्टर एक्ट आया किसका? 1853 का। और उसके बाद फाइनल आ गया कौन सा? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये किस लिए लाया गया? क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 आया था। पूरा अंग्रेजों का घोरों की सरकार को हमने हिला के रख दिया था। इसीलिए पहले 20-20 साल के बाद वो एक्ट लाया करता था। अब हमने कहा नहीं भैया, 1853 में ला तो लिया है, अभी हिला के रखे तुमको, ला 58 में और एक एक्ट। अब उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को आगे ले चलते हुए आज जो हमारा है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यानी कितने साल का फर्क रहा? 1858 में, अब 3 साल के बाद आ गया। अब थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी देखिए आप। पहले इसको समझने से पहले समझेंगे एक चीज को। पहले बोलो कौन सा आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया। कब आया बोलो? 1773। फिर कौन सा आया? पिट्स इंडिया एक्ट। कब आया? 1784। फिर कौन सा आया? चार्टर एक्ट। कब आया ये? 1813 में आया। फिर आया चार्टर एक्ट। कब आया? 1833 में आया। फिर कब आया चार्टर एक्ट? कब आया? 1853 में। और उसके बाद क्या आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कब आया? 1850। और उसके बाद अब कौन सा आया? इंडियन काउंसिल एक्ट। कब आया? 18। आप जरा थोड़ा सा अंदाजा देखिए, यहां कितने साल का फर्क था? 11 ईयर्स का यहां फर्क है। 11 है 1773 में, और इसमें कितना फर्क है? 11 साल का फर्क यहां पर था। और यहां कितना फर्क है? 20 साल का। यहां कितना फर्क है? यहां कितना फर्क है? यहां पर 5 का फर्क है। यहां पर कितना है? हाँ, आप अंदाजा लगाइए कि कैसे पूरे गोरों की हुकूमत को हम हिंदुस्तानियों ने हिला के रखा था। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में आई थी। पढ़ाया था मैंने आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी कब लैंड हुई थी? 24 अगस्त 1608 को। पोर्ट कौन सा था? सूरत के पोर्ट से आया। अब अंदाजा लगाइए, 1608 में आया, 1773 यानी कि 100 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। फिर उन्होंने कहा कि अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल, रेगुलेट करेंगे, इसकी पॉलिसीज बनाएंगे। लाया ये एक्ट। यानी कि इनका मजीद प्लान ये था कि अभी 100 साल से तो हम कर ही रहे हैं, अब मजीद तौर पर हम अपने पांव जमाएंगे और हम न जाने कितने सालों तक हिंदुस्तान पे राज करेंगे। लेकिन सलाम है हमारे उन लोगों पर जिन्होंने अपनी प्यारी जानें इस जमीन के लिए, इस मिट्टी के लिए कुर्बान करी। सभी ने एकजुट होकर कुर्बानियां दी। पहला आदमी जिसने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहा
और सबसे पहला फ्रीडम फाइटर जिन्होंने इसमें किया, ही वॉज द सुल्तान टीपू सुल्तान। और मैंने उनके बारे में यह पढ़ा है कि जब अंग्रेजों ने उन्हें लालच दी कि कहा हम ये भी आपको देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, उन्होंने कहा आप अगर हमें देंगे तब भी तो हम आपके गुलाम बनकर रहेंगे। और ये तारीखी जुमला कहा था, हिस्टोरिकल जुमला कहा था हजरत टीपू सुल्तान अली रहमान ने, कहा शेर का एक दिन गीदड़ के 100 साल जिंदगी से बेहतर होता है। और जब आपने अपनी फौज को कहा कि नहीं हमें अंग्रेजों के साथ लड़ना है, यहां अगर हमने फतह किया तो हम गाजी बनेंगे, नहीं तो हम शहीद हो जाएंगे, और पूरी फौज को तैयार करके अंग्रेजों के बिल मुकाबिल जब आए, फर्स्ट मैन जो अंग्रेजों के साथ लड़ाई में लड़ा सुल्तान टीपू है। तो आपने जब आप शहीद हो गए, अंग्रेज आपसे इतना डरा करते, शहीद होने के बाद भी आपकी मुबारक लाश की तरफ कोई नहीं जाता था। ये तारीख लिखती है कि जब आपकी बॉडी पर, आपकी मुबारक बॉडी पे जब कौवा बैठा, देन दे रियलाइज्ड कि आप जो है वो शहीद हो चुके हैं। इतना खौफ था टीपू सुल्तान का। तो ये अंदाजा लगाइए, ऐसे बहुत सारे हमारे हीरोज हैं जिनमें भगत सिंह का नाम शुमार है, जिनमें बाल गंगाधर तिलक जी का नाम है। ऐसे बहुत हमारे हीरोज हैं जिन्होंने अपनी मुबारक जाने कुर्बान की सरजमीन के लिए। लेकिन अंग्रेज जो है वो पहले क्या करता था, किस किस तरह से वो अपने अपने कदम यहां जमाने की मुमकिन कोशिश कर रहा था, इसलिए बार बार इन एक्ट्स को लाया जाता था। आपने देखा इससे पहले जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा, इसमें क्या करा, इसमें इन्होंने जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको बोला चलो भाई अब बनेगा तू वाइसराय ऑफ। पहला वाइसराय कौन था? अरे मियां कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा बन गया? नहीं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सा बना? विलियम बेंटिंग। नहीं, वैरन हेस्टिंग्स। पूरा याद रखा करो ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला कौन सा? वैरन हेस्टिंग्स। और उसके बाद जो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा आया? बेंटिंग बन गया। और वाइसराय कौन सा बन गया? कैनिंग। याद रखना है, पूरी कहानी को विस्तार से सुनना है। अच्छा, अब क्या हुआ जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, इसमें वाइसराय बनाया गया। इसमें हमने देखा कि ब्रिटिश क्राउन ने सारे इस कंट्री का निजाम अपने हाथ में ले लिया। पढ़ा हमने कल। क्योंकि ये लिया क्यों अपने हाथ में? क्योंकि इसको रिवोल्ट ऑफ 1857 ने पूरा हिला के रख दिया था। अब जरा आगे चलते हैं। इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का मुद्दा और मकसद ये था, दिस एक्ट रेस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। हमने पिछले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में पढ़ा था कि जो गवर्नर मद्रास और बॉम्बे का था उसके लेजिस्लेटिव पावर को नहीं, वो किस एक्ट में हुआ था? वो हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में गवर्नर जो मद्रास और बंगाल का था उनके लेजिस्लेटिव पावर को हटा दिया गया था, क्योंकि उस एक्ट ने यह किया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है अब वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने क्या कहा? कहा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है अब वो बंगाल का नहीं रहेगा, वो पूरे हिंदुस्तान का बनेगा। तो वो जो बाकी मेंबर, वो जो बाकी गवर्नर थे, प्रोविंशियल थे, जो बंगाल के थे, मद्रास के थे, उनसे जो पावर्स ले गए, किसके? मद्रास और किसका हम बात कर रहे हैं? बॉम्बे के। बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनसे लेजिस्लेटिव पावर्स को छीन लिया गया था 1833 में। लेकिन अब चूंकि ये हिले हुए थे, अब इनको जरूरत फिर आन पड़ी कि भैया अब हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया था उसमें हमने एक सेक्रेटरी कर पड़ा था, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्होंने रखा था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का यहां पर एक नुमाइंदा था, रिप्रेजेंटेटिव था। यहां जो कुछ हो रहा था हिंदुस्तान में वो उससे पूछताछ करते थे, ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बता आज क्या किया है? आपको हिंदुस्तानियों ने उल्टा करके रखा, क्यों किया? बता क्या हुआ? आज भी अगर कोई गोरा मेरी ये बातें सुन रहा होगा हिल के रहेगा। सुनो ध्यान से, आगे मेरी कहानी को सुनो, आप मजे मजे से एंटरटेनिंग अंदाज में सुनो। ये पॉलिटी आपको लम्हा ब लम्हा आपके सीने में उतरती चली जाएगी, मुझे यकीन है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने क्या कहा? दिस द एक्ट रेस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स। किसके? जो गवर्नर था मद्रास का और बॉम्बे का, उसके लेजिस्लेटिव पावर्स को बहाल कर दिया गया। लेजिस्लेटिव पावर्स होते किस तरह के हैं? आपको मैंने पढ़ाया था गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, एक लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और एक जुडिशरी होता है। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? अरे भैया लेजिस्लेटिव का काम होता है वो लॉ क्रिएट करता है, लॉ। हाँ, जुडिशरी इंटरप्रेट करती है।
जुडिशरी इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशरी जो है वो रिव्यू करती है लोअर कोर्ट की रूलिंग्स को। मैंने सब कुछ लिखवाया था, ये लम्हा व लम्हा आपको बताया था। उर्दू का एक शेर है, लम्हा लम्हा की सियासत की खबर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हमने 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें उनके पावर्स को ले लिया गया था, यहां रिस्टोर किया गया था। पहली बात याद हो गई है मिलकर शबाश। गवर्नर जनरल वाज गिवन द राइट टू एक्सरसाइज एब्सोल्यूट वीटो पावर। गवर्नर जनरल जो था उससे अब इख्तियार मिला गया क्या, to exercise absolute veto power and issue ordinances which could remain in force for 6 months. प्यारे दोस्तों, कहानी के सफर को आगे बढ़ाते हुए अच्छा एक चीज आप याद रखिएगा, जो चार्टर एक्ट था 1833 में, वहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनके लेजिस्लेटिव पावर्स को सस्पेंड करा गया था, डिप्राइव करा गया था उससे। तो वहां पर अगर हमने पिछले वीडियो में कहा हो कि वहां पर गवर्नर ऑफ बंगाल और मद्रास, वहां पर बंगाल नहीं है, वहां पर बॉम्बे है। यानी कि वैसे तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही तो पूरे इंडिया गवर्नर बना गया था, तो उसको डिप्राइव कर ही नहीं सकते थे। डिप्राइव किसको किया गया, महरूम किसे कर दिया, बॉम्बे और मद्रास के। तो इसीलिए वहां पर इनको आज रेस्टोर करा गया। यहां याद रखना है बॉम्बे और मद्रास। ये क्लियर हो गया। गवर्नर जनरल वाज गिवन द राइट टू एक्सरसाइज एब्सोल्यूट वीटो पावर, इशू ऑर्डिनेंसेस। पहले हम समझेंगे ये वीटो क्या है। बच्चे लोगों, वीटो जो है ना, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है आई फॉरबिड, मैं मना करता हूं। वीटो का मतलब होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, इसका मतलब है मैं मना करता हूं, बस बात खत्म। वीटो पावर का मतलब होता है जब कोई कंट्री का जिम्मेदार आदमी यूनिलेटरली, तने तनहा, अकेला किसी काम को रोके और उसे पूछने वाला कोई ना हो। He has the power to stop unilaterally an action. That is called veto power. उसे veto power कहा जाता है कि यार अगर कोई काम हो रहा है, कोई बंदा आ जाए और वो कहेगा इसको रोको, और सब खामोश रहे, यूनिलेटरल एक्शन, उसे दूसरे को पूछने की जरूरत, इस पावर को बोलते हैं वीटो पावर। हमारे प्यारे मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान में, ये वीटो पावर किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या होता है, वीटो पावर है। वीटो पावर 3 तरह का होता है, एब्सोल्यूट, सस्पेंशन एंड पॉकेट। अब हम डिटेल में उसमें जाएंगे नहीं। वीटो पावर 3 तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है पॉकेट। ये 3 तरह के वीटो पावर्स होते हैं। हमारे यहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वीटो पावर्स है। वीटो पावर क्या होता है बेटा, वीटो पावर का मतलब होता है किसी काम को अगर यूनिलेटरली, वाहिद तने तनहा आपको रोकने का आपके पास इख्तियार है, राइट है, सो इट इज ए वीटो पावर। अब जरा देखिए उस जमाने में क्या हुआ, गवर्नर जनरल को मिला राइट टू एक्सरसाइज एब्सोल्यूट वीटो पावर। यानी कि उस जमाने में जब ये 1861 का पीरियड था, उस टाइम इस एक्ट ने कहा जो गवर्नर जनरल है, क्या है, उसको अब इजाजत मिल गई एब्सोल्यूट वीटो पावर की, कि यार अब तुम ही हो सब कुछ। अंग्रेज का जो ब्रिटिश क्राउन है उसके बजाय यहां हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल जो होगा उसको यूनिलेटरली ये पावर दिया गया कि किस काम को शुरू करे, किस काम को रोके, और इश्यू ऑर्डिनेंसेस। मैंने इसलिए यहां पर इसको एक्सप्लेन करा कि वीटो पावर क्या, ताकि मेरा बच्चा ये ना याद रट्टा मार के रखेगा वीटो पावर वीटो पावर। अरे भैया वीटो होता क्या ये तो समझो। उसके बाद एक होता है मेरा बच्चा बिल, एक है ऑर्डिनेंस, एक है लॉ। 3 चीजें हैं, आज मैं इस पर चर्चा करूंगा। हम ऐसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये जम के पढ़ेंगे। सुनो ध्यान से। एक है प्यारे बच्चों बिल, एक है ऑर्डिनेंस, एक है लॉ। इन तीनों में फर्क है।
सबसे पहले एक बिल को लाया जाता है। ये बिल का मतलब वो बिल नहीं जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, मतलब एक डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ रेगुलेशंस, कुछ रूल्स लिखे जाते हैं। बोलो मिलके, एक डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ रेगुलेशन, कुछ कायदे लिखे जाते हैं, फिर दोनों हाउसेस में इन्हें पेश किए जाते हैं। अगर दोनों हाउसेस इसे अप्रूव करें और साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इस पे मोहर सख्त करे तो इट बिकम्स ए लॉ। क्या बनता है? समझ में आया? बिल से लॉ बनने की प्रोसेस क्या है? दो हाउसेस से पास होना चाहिए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इसे पास, तब जाके ये बिल क्या बनती है। बात समझ में आ रही है? अब जब ये लॉ बन गया तो फिर ये आप पढ़ते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसको दर्ज किया जाता है। बात है ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस टेम्पररी लॉ होता है जिसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने तक रहती है। लिख लो, ऑर्डिनेंस क्या होता है? इट इज ए टेम्पररी लॉ। इसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ्स के लिए ओनली। तो यहां पर मेरे दोस्तों जम के पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो कि गवर्नर जनरल जो था, एक तो उसे वीटो पावर दिए गए एब्सोल्यूट वाले कि पूरे का पूरा इख्तियार है, काम को रोकने का यूनिलैटरली आपके पास इजाजत है। दूसरा, इश्यू कर ऑर्डिनेंसेस। तू टेम्पररी लॉ बना सकता है, तू अपने हिसाब से कानून बना सकता है, लेकिन उनकी वैलिडिटी कब होगी? दैट शैल रिमेन इन फोर्स फॉर द 6 मंथ्स। ये हमें पूरा का पूरा समझ में आ गया। ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद वाइसरॉय was given power to make rules and orders for convenient transaction of business in council. वाइसरॉय आपको पता है कैनिंग था, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कैनिंग। कैसे बना? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बनाया गया? वाइसरॉय। किसने बनाया? इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने बनाया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय के पास इख्तियार दिया गया इस एक्ट ने, कहा एक काम कर, रूल्स भी बना, ऑर्डर भी बना। किस लिए? कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है सहल, आसान। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन काउंसिल, कहा जो बिजनेस हो रहा है काउंसिल के अंदर, ठीक है ना जी, लोगों का एक ग्रुप और एक झुंड जो इस लेजिस्लेशन में हो या किसी खास काम के लिए जो गवर्नमेंट के जो काम है उनको निभाने के लिए जो मेंबर्स बनाए जाते हैं, जो ग्रुप बनाए जाते हैं, इट बिकम्स ए काउंसिल, ये कैबिनेट काउंसिल है ना। तो उस काउंसिल के अंदर जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, आपस में जो लेन देन होगा पैसे का, कारोबार का, अब ए वाइसरॉय तुम्हारे पास इजाजत है, तुम उसके लिए रूल्स और ऑर्डर्स बना लो। किस तरीके से काउंसिल के अंदर जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज, गिव एंड टेक। तो जो काउंसिल के अंदर मेंबर्स के बीच में या जो भी कोई कारोबारी सिलसिला हो रहा है, इस वाइसरॉय को ये इजाजत दिया गया कि अब तुम इसकी पूरी निगरानी करोगे, रूल बनाओगे, ऑर्डर बनाओगे, ताकि ये चीजें आसानी से बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाए। उसके बाद कैनिंग इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम व्हिच लेड फाउंडेशन ऑफ कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया? कैनिंग। जो आज हमारा कैबिनेट सिस्टम है ना, आज कैबिनेट सिस्टम कैसे बनता है आपको पता है? एक बंदा नॉमिनेट होता है पूरी एक पार्टी के साथ, एक पार्टी ने ज्यादा वोट ले लिए पार्लियामेंट में, तो वो जो सबसे मेजॉरिटी पार्टी होती है वो बनाती है प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर मतलब गवर्नमेंट बनाती है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ जो होती है मेंबर्स है, दैट बिकम्स ए कैबिनेट। तो ये कैबिनेट सिस्टम की बुनियाद रखने वाला बंदा कौन है? कैनिंग। कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया पोर्टफोलियो सिस्टम व्हिच लेड द फाउंडेशन ऑफ कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया। कहानी का सफर आगे बढ़ाते हुए मेरे दोस्तों, यहां दो चीजें थी जो हमने समझी अभी तक के, वीटो पावर्स किसे कहते हैं, ऑर्डिनेंस किसे कहते हैं, और अब जो मैं बात करने लगा हूं वो ये है कि यहां पर एक टर्म है वो लिखी गई है कि कैनिंग जो था फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने क्या करा,
introduced portfolio system which laid foundation of cabinet system in India. First of all, what is the meaning of this पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? और साथ में यहां पर एक वर्ड लिखा गया था काउंसिल. मैंने आपसे कहा था काउंसिल का मतलब होता है जब एक सरकार बनाई जाती है, सरकार अकेले एक आदमी की नहीं होती है, उसके साथ जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है उन सारे मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है. जैसे आजकल हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मान लीजिए आप, तो आप कहते हैं ना कि एक प्राइम मिनिस्टर है, साथ में उसकी पार्टी के लोग हैं, या अगर कोalition में हो तो अलग अलग पार्टीज के लोग भी होते हैं. तो ये जो मेंबर्स है जो इलेक्ट हुए हैं, जो पूरी एक सरकार के अंदर शामिल है, देन दिस होल ग्रुप इज कॉल्ड एज ए काउंसिल. क्या बोलते हैं इसको? तो यहां पर इसमें कहा गया था जो बिजनेस जो हो रहा है इन द काउंसिल, उसका निजाम ये देगा वाइसरॉय. यहां आप समझेंगे पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है. कैनिंग was the first person who laid the foundation of cabinet system in India. अगर सवाल एग्जाम में आएगा, who was the father of this cabinet system? कैनिंग was the father of this, because यही इसको बनाने वाला है. पोर्टफोलियो सिस्टम किसे कहते हैं भैया? देखो, वाइस रॉय की काउंसिल है, मतलब समझो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उनके पूरे मेंबर्स है. वाइस रॉय की एक टीम है. क्या है बोलो? काउंसिल का मतलब टीम होता है. वाइस रॉय की टीम में से एक मेंबर को बुलाया गया. आओ भैया. आया सामने, कहा सुनो, हम तुम्हें एक डिपार्टमेंट नहीं, हम तुम्हें मल्टीपल डिपार्टमेंट देंगे. मेंबर तू हमारे काउंसिल का रहेगा, लेकिन एक डिपार्टमेंट नहीं. यू हैव टू हैंडल मोर देन वन डिपार्टमेंट. आपको हम इंचार्ज बनाएंगे एक डिपार्टमेंट के, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के. आपने सारे डिपार्टमेंट्स को, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को आपने हैंडल करना है. हैंडल करने के बाद देन यू हैव टू मेक द फाइनल डिसीजन. ए वाइसरॉय के काउंसिल के मेंबर ए पोर्टफोलियो सिस्टम बताता है. अंडर दिस सिस्टम ए मेंबर ऑफ ए वाइसरॉयज काउंसिल is given the rights to handle more than one department and make the final decision on the behalf of council. यानी कि देसी जुबान में ये कहूंगा कि एक बंदा काउंसिल का, यानी कि वाइसरॉय की टीम का एक बंदा लिया गया, उससे कहा गया एक डिपार्टमेंट नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, संभाल लो. और फिर जो फाइनल डिसीजन है वो तुम ही बनाओगे. पूरी काउंसिल की तरफ से डिसीजन तुम्हारा होगा. इसे कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम. दिस इज द कैबिनेट सिस्टम ऑफ इंडिया. उसके बाद इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने क्या कहा? लॉ मेंबर वाज एडेड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल. यानी कि जो गवर्नर जनरल था उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लॉ मेंबर को ऐड कर दिए गए. इससे पहले भी हमने देखा था, इससे पहले जो हमने एक्ट पढ़ा था उस एक्ट में भी एक लॉ मेंबर को ऐड कर दिया गया था. कौन सा था वो? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में भी हमने देखा था एक नया बंदा ऐड कर दिया गया था. किसमें? इसका नाम है मैकाउली. मैकाउली ऐड किया गया था. 4 मेंबर की टीम बनाई गई थी, उसमें चौथा मेंबर लॉ मेंबर करा गया था. यहां पर जो है, यहां पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में लॉ मेंबर वाज एडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल. यहां तक ये सारा जो लॉ है हमने समझाया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. सफर को आगे बढ़ाते हुए अब कहानी में एक हमारा एक नया मोड़ आ चुका है. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. इंडिया पिट्स इंडिया एक्ट कौन सा? 1784. उसके बाद पढ़ा हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853. अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ा 1861 का. ये सारे जो एक्ट है लम्हा लम्हा मैंने आपको पढ़ाया, समझाया कि किस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ. सिर्फ एक चीज को आपने वहां क्लियर करना है. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में से जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया. लेकिन जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे उनको डिप्राइव किया किससे? लेजिस्लेटिव पावर से. वहां अगर हमने बंगाल बताया है उसको सही कर दीजिएगा. हाँ, उधर हमने देखा कि उसके पावर्स को हटाया गया, लेकिन यहां पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में उनके पावर्स को रेस्टोर किया गया है. किसको? जो गवर्नर थे किसके? मद्रास और बंबई के. ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट याद रखना है. और दूसरा, लॉ मेंबर इससे पहले ऐड कब हुआ था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में. पहला लॉ मेंबर कौन सा था वहां पर? वो मैकाउली था, जो 4th मेंबर था वहां पर. यहां पर भी लॉ मेंबर को ऐड कर दिया गया. वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में करा गया है. किसके? गवर्नर जनरल में.
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है लॉ में वो याद रखने होते हैं। यहां पर कैबिनेट ऑफ इंडिया की फाउंडेशन रखने वाला कैनिंग है। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, वीटो पावर्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट वीटो पावर क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होती है, बिल क्या होती है, लॉ क्या होती है, हर चीज को मैंने डिटेल से समझाया। समझ गए? उर्दू का एक शेर है, कहते हैं लम्हा लम्हा की सियासत की खबर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। और किसी ने बहुत अच्छा शेर लिखा था, मुझे याद आ रहा है कि अभी पहले आगे पढ़ेंगे फिर सुनाएंगे ताकि आपको इंटरेस्ट बरकरार रहे। ठीक है जी, अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे और नया एक्ट देखेंगे कि कौन सा आ रहा है। शाबाश। कहानी के सफर को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, इंडियन काउंसिल्स एक्ट है। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट आपने बात को याद रखना है, इट इज नॉट काउंसिल, इट इज काउंसिल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द राइट वर्ड इज नॉट काउंसिल, यहां पर यहां काउंसिल्स है। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 है, दोबारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 है। पढ़ाने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए, यहां काउंसिल्स है। अब देखिए जरा, दिस एक्ट एनलार्ज्ड, एनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना, वसी करना, बढ़ाना, बढ़ोतरी करना। द गवर्नर जनरल्स काउंसिल, काउंसिल समझते हैं आप, मेंबर का जो ग्रुप होता है, इट्स ए ग्रुप। जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसमें मजीद नॉन ऑफिशियल मेंबर को ऐड कर दिया गया। ऑफिशियल मेंबर्स अलग, नॉन ऑफिशियल अलग, यानी कि अब काउंसिल में ऑफिसर लोग नहीं, जो साथ में उनके साथ जो असिस्टेंट्स होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, उनको ऐड कर दिया गया। किसमें? गवर्नर जनरल की काउंसिल में। दो ऑफिशियल मेजॉरिटी वाज मेंटेन्ड, ज्यादा कौन थे? ऑफिशियल लोग थे। मेजॉरिटी किसकी थी? ऑफिशियल की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, 2/5 ऑफ न्यू मेंबर्स वर नॉन ऑफिशियल, यानी कि 2/5 क्या थे बोलो? मान लो अगर ये नीचे 10 थे तो वो कितने थे? ऊपर 4 थे। यानी कि अगर 10 लोग फॉर एग्जाम्पल ऑफिसर लोग थे तो 4 लोग थे नॉन ऑफिशियल। समझ गया? इस तरह से इस रेशियो को मेंटेन कर 2/5 याद रखना है। द प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड। Which act introduced the indirect system of elections? Indian Councils Act 1892. This act introduced the indirect system of क्या? Election. Election क्या होता है? What is the election? मैंने आपको पहले जो समझाया था, इलेक्शन वर्सेस सिलेक्शन। इलेक्शन और होता है, सिलेक्शन और होता है। सिलेक्शन का मतलब ये होता है मैं दुकान पर गया, 4 तरह की चीजें थी, मैंने एक पसंद कर ली, किसी को पूछा नहीं, पैसा दे दिया, ले लिया। इट इज सिलेक्शन विदाउट टेकिंग द आइडिया और सजेशन और द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन। सोली एंड सोली यूनिलेटरली मैं खुद करा, मुझे पसंद आया, मैंने उठा दिया। इट इज सिलेक्शन। क्या है बोलो? इलेक्शन का ये मतलब होता है कि आपकी अब अपनी इख्तियारात में, यू डोंट हैव द फुल अथॉरिटी टू चूज एनीथिंग, बट दिस चॉइस इज वेस्टेड इन द पब्लिक। ये अब लोगों के बीच में चीजें रखी जाएगी, जिसे कहते हैं उर्दू में कुर्रा अंदाजी, यानी कि जो वो आप बैलेट बॉक्स मान लीजिए आप, जिसमें आप कागज के टुकड़े रख देते हो, फिर आकर बंदा उठा देता है कि इन लोगों की राय देखेंगे क्या है। जैसे अब स्कूल का आप सेक्रेटरी चुनना हो तो डायरेक्टली बंदा आकर नहीं बोलता कि माइक उठा के आज से मॉर्निंग असेंबली मैं कंडक्ट करूंगा, नहीं, बल्कि लोगों से, स्टूडेंट से पूछा जाता है बताओ किसको वोट डालोगे, किसको पसंद करोगे। फिर हम देखते हैं सारी उंगलियां जब इधर आती है, मेजॉरिटी बोलेंगे हाँ यही बंदा अच्छा है, इसको सेक्रेटरी बना दो। तो इलेक्शन में पूछा जाता है, इलेक्शन में वोटिंग होती है, लोगों के जज्बात और सेंटिमेंट्स का ख्याल रखा जाता है। तो इन लोगों ने क्या करा, अंग्रेजों ने, इन गोरों ने क्या किया, इन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन का निजाम लाया। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, इनडायरेक्ट। But the word election was not used explicitly. Explicit किसे कहते हैं? EXPLICIT। Explicit का मतलब होता है अगर मैं किसी चीज को क्लियरली ना बयान करूं, एक्सप्लेन ना करूं, कंफ्यूजन ना रहे, यानी कि
एक्सप्लिसिट का मतलब होता है किसी चीज को इतना सफाई से बयान करना कि डाउट ही ना रहे। बात समझ में आ रही है? हाँ, अपने आप को इस रंग में ढालना कि दूसरा आपके बारे में गलत सोच ही ना सके। इट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट। बिल्कुल आईने की तरह ट्रांसपेरेंट होना। समझ में आ रहा? तो इट इज एक्सप्लिसिट। मगर इन लोगों ने वर्ड इलेक्शन को एक्सप्लिसिट इनडायरेक्ट ही रखा। अच्छा, इट गेव द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट। किससे पावर मिला? इस एक्ट से, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से। और जो इन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन का निजाम लाया, उससे क्या मिला? पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट। बजट समझते हैं आप? जो टोटल एनुअल जो एक ईयर होता है, उसमें एक कंट्री या एक स्टेट पर कितना पैसा खर्च करना है, कहां करना है, कौन से डिपार्टमेंट में लगाना है, और पुराने का हिसाब व किताब वगैरह सारी चीजों का ये जो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए जो होता है, रेवेन्यूज वगैरह, कितना रिसोर्सेज गवर्नमेंट अलॉट करता है, ये सारा कुछ बजट में आ जाता है। बस में आ रही है? तो बजट को डिस्कस करने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया। मिलके बताइए, जम के, और कमेंट्स में लिखिए। मुझे उम्मीद है कि मैं जितना पढ़ाता हूं इंशाल्लाह ये लिखा जाता है सारा आपके दिल पर। इसे याद करने की और अड्डा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते प्यारे दोस्तों, कहानी के सफर को आगे बढ़ाते हुए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पढ़ाने लगा हूं। अभी तक हमने इंडियन काउंसिल एक्ट कौन कौन सा पढ़ा है? 1861 का पढ़ाया और 1892 का पढ़ाया। अब कौन सा पढ़ा रहे? 1909 का। इसमें मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं, इसमें मजीद तब्दीलियां लाई गई है। वो तब्दीली किस तरह की थी? मॉर्ले वॉज देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मॉर्ले उस जमाने में क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था चार्टर एक्ट ऑफ 1858, नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसमें क्या बताया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। पूरे का पूरा निजाम ब्रिटिश क्राउन के हाथ में रहेगा। अब मॉर्ले क्या है? यहां पे मॉर्ले क्या है? सेक्रेटरी ऑफ। एंड मिंटो वॉज द वाइस रॉय। पहले वाइस रॉय कौन था? कैनिंग था। अब जो आया वो कौन सा है? वो मिंटो आया। अब चूंकि मॉर्ले बना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मिंटो बना वाइस रॉय, इस वजह से नाम पड़ा एक्ट का क्या? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या पड़ा इसका नाम? याद रखना है। व्हाई इट इज कॉल्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म? बिकॉज मॉर्ले was then secretary of state and this Minto became the viceroy of India, right? तो इसलिए इसको बनेगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। याद रखना है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 is also called as मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। रिफॉर्म नहीं, रिफॉर्म्स, क्योंकि एक रिफॉर्म नहीं लाया गया, मल्टीपल रिफॉर्म्स लाए गए। साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट सेंटर एंड प्रोविंसेस वाज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। सेंटर जहां मेन हेडक्वार्टर अंग्रेजों के इसका रहा, और जो प्रोविंसेस रहे, अपने अपने इलाके रहे, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को अच्छे खासे मेंबर्स से बढ़ाया गया है। वह सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, बढ़ाया गया। किसको? सेंटर पर भी और प्रोविंसेस के लेजिस्लेटिव्स पे बढ़ाया गया है। द मेंबर्स ऑफ जनरल, गवर्नर जनरल की काउंसिल जो थी उसमें 16 से 60 मेंबर्स को बढ़ाया गया, यानी कि इट वाज इंक्रीज फ्रॉम 16 to 60 in this act, इंडियन काउंसिल एक्ट 1990 में गवर्नर जनरल की काउंसिल को 16 से बढ़ाकर 60 पे ले लिया गया है। यह इसका रिफॉर्म था। उसके बाद सबसे इसका महत्वपूर्ण पॉइंट यह है जो अंग्रेजों ने किया। इसके बाद अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया। किस तरह से इन्होंने दो अलग अलग समुदाय के लोगों को आपस में लड़ाया और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लगाकर दोनों जो है कम्युनिटीज को आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। और इस तरह से इन्होंने क्या करा? सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस फॉर मुस्लिम्स। अब इन्होंने क्या करा? इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1990 में, इससे पहले जो हमने पढ़ा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो पढ़ा था हमने, उसमें हमने क्या देखा? इलेक्शन को इनडायरेक्टली लाया गया। इलेक्शन वाज नॉट एक्सप्लिसिटली,
इलेक्शन जो वो खुलकर नहीं थे, इनडायरेक्टली थे। लेकिन इस वाले में इलेक्शन को फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। वो हम आगे पढ़ेंगे। इलेक्शन वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, और इंडियंस को अलाउ किया गया था कि वो अब वाइस रॉय के काउंसिल में आकर वहां पर वो अपॉइंट हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। इससे पहले हिंदुस्तानी बंदा है वाइस रॉय के उस मीटिंग में मेंबर्स में शामिल हो। इंडियन काउंसिल एक्ट 1990 इसने पहली बार तारीख में इंडिया के लोगों को वाइस रॉय की काउंसिल यानी कि मेंबर्स में जाने का इजाजतनामा दे दिया। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला इंडियन तो वाइस रॉय की मेंबर में जा सकते हैं, अब हम एक काम करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में मुस्लिम भी रहते हैं, तो मुस्लिम के नाम पर हम जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो एक बनाएंगे, ताकि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन रहे। समाज में ये भी एक अलग एक मकाम रखता है, एक पोजीशन रखता है। मुस्लिम्स है तो इनको भी अब जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का एक हिस्सा मिलना चाहिए, तो इनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट रखा गया है। समझ में आ रहा है? ताकि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है इनकी भी एक पहचान समाज के अंदर, मुल्क के अंदर बरकरार रहे। इसलिए इन्होंने क्या करा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1990 में सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सेपरेट इलेक्टोरेट किस एक्ट में लाया गया मुस्लिम्स के लिए, इंडियन एक्ट 1990 में। काउंसिल्स वर गिवन राइट टू डिस्कस एनी मैटर। अब काउंसिल एक नहीं था, अब आपको पता है सेंटर में भी काउंसिल है, प्रोविंसेस में भी काउंसिल है। इन काउंसिल्स को हक था क्या, कि वो राइट क्या है, किसी भी मुद्दे के बारे में ये डिस्कस कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, सवाल ही नहीं सवाल पर सवाल पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और मगर दे डोंट हैव राइट टू वोट। इन काउंसिल्स के पास इख्तियार नहीं था कि वो वोट डाल सके। सवाल तो रेज कर सकते थे, सवाल पर सवाल उठा सकते थे, किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन हक नहीं था कि वो वोट जो वो दर्ज कर सके। They can cast the vote, they don't have the right to cast the vote. They have the right to discuss the matter. They have the right to raise the questions. They have the right to ask more and more questions, supplementary questions, but they don't have the right to vote. ये किसमें था, इंडियन काउंसिल एक्ट में, इन काउंसिल्स के पास। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये रहेगा कि इंडियंस को इजाजत मिल गई वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाने की, पार्टिसिपेट करने की। सबसे पहला हिंदुस्तानी बंदा, सबसे पहला वो शख्स जिसने वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करा, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये याद नाम रखना है, ये बड़ा जबरदस्त नाम है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian member to join the Viceroy's Executive Council. याद रहेगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, SPS, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was the first Indian to participate or to become the member of वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस रिफॉर्म के अंदर कुछ चीजें लाई गई। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन रहे। दूसरा, इलेक्शंस को पहली बार हिंदुस्तान में लाया गया। तीसरी बात यह है कि इंडियंस को इजाजत मिल गई कि वो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ जाएं। उसमें पहला बंदा था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो मेंबर बन गया है, ये याद रखना है। और यहां पर मेंबर्स कितने बनाए गए थे, 16 से लेकर 60 तक जनरल गवर्नर जनरल की काउंसिल में। और इसका दूसरा नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले क्या था, वहां का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले, मिंटो क्या बन गया, वाइसरॉय। इसलिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1990 को हम ये भी कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अभी तक मैंने आपको जितने एक्ट पढ़ाए हैं, अगर बच्चों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे वो देख लीजिएगा। सारे एक्ट जो है आपको लफ्ज ब लफ्ज याद रहेंगे। आपको शुरुआत हमने की थी लॉ क्या होता है, हमने शुरुआत की थी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, हमने शुरुआत की थी गवर्नमेंट किसे कहते हैं, हमने शुरुआत की थी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या होते हैं, हमने पढ़ाया फिर हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का संविधान जो आज हमारे पास मौजूद है ये बना कैसे, ये पूरी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। पहले ये एक्ट लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, फिर चार्टर एक्ट को लाया गया, फिर चार्टर एक्ट और आया, फिर और चार्टर एक्ट आया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, फिर उसके बाद कौन सा आया,
इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसके बाद फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया, फिर उसके बाद फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसके बाद फिर अब जो है वो नए एक्ट आएंगे। वो आएगा अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कब आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियोस पर भरपूर प्यार दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थकते तो बहुत हैं हम, लेकिन आपके जो है कमेंट्स मुझे एनर्जाइज करते हैं। आप दुआ करते हैं तो मैं पढ़ा पाता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चाहने वालों के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह सबको खैर से रखे। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए